सुबह सवेरे इशिता का फ़ोन देखकर अनमने भाव से रजत ने कॉल रिसीव की। हेलो पापा, मैं इशिता बोल रही हूँ। आज से ठीक 10 दिन बाद मैं कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। हो सके तो आप हमें आशीर्वाद देने आ जाएं। उसकी बात सुनकर रजत ने पूछा, यह अच्छी बात है कि तुम अपना घर बसाने जा रही हो, परंतु लड़का क्या करता है? अशरफ और मैं एक ही विभाग में समीक्षा अधिकारी हैं। क्या तुम गैर धर्म में शादी कर रही हो? जी, अशरफ बहुत अच्छा लड़का है। आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। उन लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? रजत गुस्से से बोले, इस रिश्ते से घर पर सब खुश हैं। आपकी खुशी का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। उनके सिर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा। मैं और भी उनके लिए नहीं, आपके लिए बोझ थी। उन्होंने हमेशा हम दोनों बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा। इतना कहकर इशिता ने फ़ोन रख दिया। रजत की बात सुनकर प्रज्ञा बौखला गई और बोली, इसके नाना नानी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी पगड़ी उछालने का मौका मिल गया उन्हें। बिरादरी में कितनी बदनामी होगी हमारी। तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? मेरे रोकने से वे नहीं रुकेगी, यह बात तुम भी समझती हो और मैं भी। इतना कहकर वे बाहर चले गए। रजत का मूड बहुत खराब था, लेकिन बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। इशिता के बगल में बैठे अमरनाथ जी उनकी बात सुन रहे थे। वे कुछ नहीं बोले। उन्हें रजत से इससे ज़्यादा उम्मीद न थी। तभी रजत का फ़ोन उनके मोबाइल पर आ गया। वह बोला, आखिर आपने हमसे इतने सालों का बदला ले ही लिया। किस बात का बदला? सिर से बोझ उतारने का बदला। आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाई? इस घर से आप उन्हें ले गए थे, मैंने उन्हें नहीं सौंपा था। आपने उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटा दी। यह तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं। हमने उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वे अपने निर्णय खुद ले सकें। अशरफ पढ़ा लिखा और समझदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह इशिता को खुश रखेगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर अमरनाथ जी ने फ़ोन रख दिया। रजत की बात सुनकर वे विचलित हो गए। इतने बरसों में आज तक उन्होंने तिरशला के जाने के बाद अपनी पोतियों के लिए किया ही क्या था। अपनी बेटी तिरशला को याद करके उनकी आंखें भर आई और वे अतीत में लौटने लगे। अमरनाथ ज़माने को देखते हुए बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहते थे। तिरशला के इंटर पास करते ही अपनी बिरादरी में एक अच्छा लड़का देखकर अमरनाथ जी ने तुरंत उसकी शादी कर दी। तिरशला पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसका आगे पढ़ने का मन था, लेकिन बाबूजी की इच्छा के आगे उसकी अपनी इच्छा गौन हो गई। तिरशला के पति रजत एक कॉलेज में प्रवक्ता थे। वह शादी करके ससुराल पहुंच गई। अमरनाथ जी ने अपने सामर्थ्य से अधिक इस शादी में खर्चा किया था। तिरशला की ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 4 बरस के अंदर उसने 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया था। रजत के घरवाले इतने संकुचित नहीं थे कि लड़की के होने पर शोक मनाते। उन्होंने खुश होकर बच्चों का स्वागत किया था। तिरशला अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती। देखते ही देखते वे दोनों 5 और 3 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी की टक्कर से तिरशला बुरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। अप्रत्याशित घटना से सभी बौखलाए हुए थे। कुछ ही पल में रजत और तिरशला की खुशियां उजड़ गई। रजत का तो रोते रोते बुरा हाल था। रजत की माँ अपनी पोतियों का मुंह देखकर पछाड़े खा रही थी। अब इन बच्चों को कौन संभालेगा? अमरनाथ को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उस दिन की तो उन्होंने जीते जी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सुनकर वे जड़वत हो गए थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे रमा के साथ बेटी की ससुराल पहुंचे थे। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वहां के हालात देखकर उनके मुंह से बोल तक न फूट सके। मन में जो कुछ भी था वह आंखों के रास्ते बह रहा था। बच्चों को देखकर रमा का कलेजा फटा जा रहा था। 3 साल की इशिता और 5 साल की शलाका को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मम्मी कहाँ चली गई। बड़ा साहस बटोर कर वे बोले, आप इजाज़त दे तो कुछ दिनों के लिए हम इशिता और शलाका को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। समझी जी, उनके लिए यही ठीक रहेगा। नहीं तो यहाँ के माहौल को देखकर
बेचारी सदमे में आ जाएंगी। तो वे दोनों नाना जी के साथ अपने ननिहाल चली आई। नन्ही बच्चियों को अपने साथ लाकर अमरनाथ जी को थोड़ा संतोष हुआ। उन्हें उनमें अपनी त्रिशला की झलक दिखाई देती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शलाका स्कूल जाने लगी थी। अमरनाथ जी ने उसे वहीं पास की एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। त्रिशला इतना बड़ा घाव देकर चली गई थी जो भरा तो नहीं जा सकता था, लेकिन समय ने उन घाव पर मरहम ज़रूर लगा दिया था। वे दोनों नाना नानी के साथ खुश थी। वे कभी अपनी मम्मी को याद करती। प्रांजलि उन्हें बातों से बहला देती। वह इशिता और शलाका को बहुत प्यार करती थी। उसके साथ रहकर उन्हें मम्मी की याद कम ही सताती। महीने गुजर रहे थे। रजत की मां नई बहू खोजने लगी थी। उनसे भी अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ही उन्होंने साधारण घर की प्रज्ञा से सादे ढंग से रजत की दूसरी शादी करा दी और वह उनके घर की बहू बनकर आ गई। अमरनाथ जी ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें बुरा तो लगा, पर फिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। रजत की अभी उम्र क्या थी, वह भी जानते थे। अकेले मर्द के लिए ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं है, और फिर उस पर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी तो थी। शादी के 1 महीने बाद रजत अपनी बेटियों से मिलने आए थे। बाबूजी ने ही पूछा, प्रज्ञा कैसी है, उसे साथ नहीं लाए? ऐसे माहौल में मुझे उसे यहाँ लाना उचित नहीं लगा। बाबूजी, फिर कभी ले आऊँगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, जब मैं बच्चों को छोड़ने आऊँगा तब उससे मुलाकात भी कर लूँगा। बाबूजी, एक बात कहनी थी। कहो बेटा। मैं चाहता हूँ कि इशिता और शलाका अभी कुछ समय तक आप ही के पास रहें। प्रज्ञा अभी परिपक्व नहीं है। पहले माँ के साथ घुल मिल ले, उसके बाद मैं बच्चों को लेकर यहाँ से आ जाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। इशिता और शलाका तो हमारे पास तुम्हारी अमानत है। जितनी जल्दी अपनी नई मम्मी के साथ घुल मिल जाएं उतना अच्छा है। आप ठीक कहते हैं, रजत बोला। थोड़ी देर बातचीत कर रजत उसी दिन घर वापस लौट गया था। उसके बाद वहाँ कई महीनों तक वहीं नहीं आया। बस फ़ोन से ही खबर लेता रहता और निश्चित समय पर उनके लिए रुपये भेज देता। अमरनाथ जी के लाख मना करने पर रजत नहीं माना तो उन्होंने इशिता और शलाका के नाम पर खाता खुलवाकर रजत के भेजे रुपये उसमें डाल दिए। एक दिन अमरनाथ जी ने ही फ़ोन से पूछ लिया था, बेटा तुम बच्चों को लेने कब आ रहे हो? बाबूजी, प्रज्ञा के पाँव भारी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वह इशिता और शलाका के साथ अपना ख्याल रख पाएगी। सब कुछ ठीक ठाक निमट जाए तो मैं आकर उन्हें ले जाऊंगा। शादी के साल भर बाद अंदर ही रजत के घर बेटा पैदा हुआ था। इशिता और शलाका ने सुना तो वह भी बहुत खुश हुई। रमा ने बताया था तुम्हारा भाई हुआ है। सच नानी, हम उसे देखने कब जाएंगे? शलाका बोली, अभी शिवांग बहुत छोटा है, कुछ दिन बाद उसे देखने चलेंगे। रमा बोली, उसे खुद भी छोटे बच्चे की जिम्मेदारी के साथ इशिता और शलाका की जिम्मेदारी उस पर डालना अच्छा नहीं लग रहा था। अमरनाथ जी बोले, चलो अच्छा हुआ, रजत का परिवार पूरा हो गया। जब छोटा साल भर का हो जाएगा तो इन दोनों को भी उन्हें सौंपकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। 6 महीने और बीत गए। अमरनाथ जी रजत की राह देखते रहे, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वह टाल देता। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। एक दिन रमा बोली, मुझे नहीं लगता कि रजत इशिका और शलाका को अपने साथ रखना चाहता है। तुम्हें ही उसे सख्ती से बोलना पड़ेगा, वरना वह तो इस बात को टालता जा रहा है। दूसरी शादी उसने बेटियों के लिए की थी, तो फिर उन्हें अपने साथ ले जाने में देरी क्यों कर रहा है? अमरनाथ जी को भी पत्नी की बात सही लगी थी। उन्होंने रजत को फ़ोन किया और बोला, बेटा अपनी अमानत जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। अब तो प्रज्ञा भी उस घर में ठीक से एडजस्ट हो गई है और तुम्हारा बेटा भी 2 साल का हो गया है। अब तो इन इशिता और शलाका से प्रज्ञा को मदद ही मिलेगी। रजत अब बच्चों को ले जाने में आनाकानी न कर सका। मजबूरी में ही सही उसे इशिता और शलाका को लेने आना पड़ा। भरे दिल से अमरनाथ जी और रमा ने उन्हें विदा दी। प्रांजलि को भी उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था, पर मजबूरी थी उन्हें विदा करते हुए। अमरनाथ जी बोले, त्रिशला के जाने के बाद हमने इशिता और शलाका की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम तो उसके पिता हो, मुझे उम्मीद है
कि तुम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से रखोगे। बाबूजी, आप निश्चिंत रहे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रांजलि को उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था। इशिता और शलाका भी मौसी से अलग नहीं होना चाहते थे, पर मजबूरी थी। रजत उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। बच्चों के जाते ही घर सूना हो गया था। इशिता और शलाका के आने से दादी तो खुश थी, लेकिन प्रज्ञा को ऐसा लगा जैसे उनके आ जाने से रजत के प्यार में बेटे शिवांग के लिए कमी आ जाएगी। घर आकर दादी ने ही उनका परिचय नई मम्मी से करवाया था। उनसे मिलकर प्रज्ञा को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, और बच्चों को भी। रात को वे दोनों दादी के पास आकर सो गए थे। प्रज्ञा ज़्यादा समय अपने बेटे के साथ लगी रहती। दादी जी उन दोनों का ख्याल रख रही थी। 4 दिन में ही उनकी रंगत उतर गई थी। उन्हें यहाँ कोई पूछने वाला ना था। रजत कुछ कहता तो प्रज्ञा तमक कर जवाब देती, 3-3 बच्चों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकती। अब ये बड़ी हो गई हैं, इन्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। रजत घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता था। उसने प्रज्ञा को कुछ बोलना छोड़ दिया। इशिता और शलाका जब से गए थे, अमरनाथ जी को उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक दिन अमरनाथ जी रमा के साथ बच्चों से मिलने उनके घर पहुंच गए। नाना नानी को देखते ही वे दोनों उनसे लिपट गए। शलाका बोली, हमें अपने साथ ले चलो नाना। बच्चों की हालत देखकर अमरनाथ जी की भी आंखों में आंसू आ गए। लगता था कई दिनों से वे नहाए नहीं और उनके कपड़े भी नहीं बदले गए थे। दादी बोली, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। प्रज्ञा को तो शिवांग से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या हम इन्हें अपने साथ ले जाते सकते हैं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये अच्छे से पल जाए, मैं तो उतना ही चाहती हूँ। अच्छा होता आप रजत से भी पूछ लेते। उससे क्या पूछना, वे 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, फिर इन्हें छोड़ने कौन जाएगा। अच्छा होगा कि आप ही इन्हें अपने साथ ले जाएं। शिवांग की मुँह दिखाई करके वे इशिता और शलाका को लेकर लौट आए। प्रज्ञा ने उन्हें रुकने तक के लिए नहीं कहा और न ही खाने के लिए पूछा। बच्चों की हालत देखकर उन्हें बड़ा तरस आ रहा था। अनायास ही इस समय उन्हें त्रिशला याद आ गई थी। रजत के आ जाने पर माँ ने उन्हें पूरी बात बता दी। रजत को शायद ऐसे ही मौके का इंतज़ार था। उसे भी अब अपनी बेटियां बोझ स्वरूप लगने लगी थी। प्रज्ञा पहले ही उन्हें यहाँ रखने के खिलाफ थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह बोला, वे अपनी मर्ज़ी से बच्चों को लेकर गए हैं तो आगे से भी उन्हें लेने नहीं जाऊँगा। वे मेरे लौटने का इंतज़ार कर सकते थे। प्रांजलि उनके लौट आने से बहुत खुश थी। उनके बिना उसे भी घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। अमरनाथ जी ने भी मन बना लिया था कि अब वे इशिता और शलाका को रजत के पास नहीं भेजेंगे। 1 ही महीने में फूल सी बच्चियों की क्या हालत हो गई थी। पढ़ाई लिखाई वे सब भूल गए थे। त्रिशला अपनी 2 निशानियां इशिता और शलाका उनके पास छोड़ गई थी। अमरनाथ जी ने फिर से उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी। प्रांजलि भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से एमएससी की पढ़ाई पूरी कर अब बीएड कर रही थी। मौसी के साथ बैठकर वे दोनों भी पढ़ाई करने लगती। अमरनाथ जी खुद भी एक शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनके पास अपने पुरखों की काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। पुश्तैनी घर पर किसी चीज़ का अभाव नहीं था। शहर से लगे इस कस्बे में भी सभी सुविधाएं थी। उस दिन के बाद से न तो रजत ने उनके लिए कोई खर्चा भेजा और न ही कभी उनसे मिलने आए। बस कभी कभार फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेता। बेटियों का पिता से रिश्ता अब इतना ही रह गया। बीएड करने के साल भर बाद प्रांजलि की नौकरी लग गई थी। घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर उसका कॉलेज था। वह हर रोज़ इतनी दूर घर से आती जाती। इशिता और शलाका के बगैर उसे भी कहीं अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी के साथ बांटती। नौकरी लग जाने पर अब वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। उन दोनों को भी मौसी से बहुत ज़्यादा लगाव था। अमरनाथ जी ने अच्छा सा लड़का देखकर प्रांजलि का रिश्ता पक्का कर दिया था। लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। ये जानते हुए कि प्रांजलि नौकरी के लिए उत्तराखंड से बाहर कभी नहीं जा सकती, तब भी लड़के वाले शादी के लिए राज़ी थे। जल्द ही अमरनाथ जी ने उसके हाथ पीले कर दिए। इस बार बेटी की शादी में उनमें बड़ा उत्साह नहीं था जितना त्रिशला की शादी में था। शादी के बाद वह मात्र 1 महीने ही ससुराल रही। उसके बाद नौकरी की वजह से वह वापस मायके चली गई। शादी के 2 साल बाद प्रांजलि ने आर्यन को जन्म दिया। उसकी देखभाल के लिए घर पर रमा थी।
प्रांजलि के पति विवेक ने कई बार चाहा कि वे नौकरी छोड़कर उसके साथ दिल्ली आ जाए, लेकिन वे नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी इच्छा का मान करते हुए उन्होंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। रमा ने भी उसे समझाया, बेटी ऐसे कब तक मायके में रहोगी, अपने लिए अलग घर की व्यवस्था कर लो, जिससे तुम्हारे ससुराल वाले भी जब जी चाहें तुम्हारे पास आ सकें। माँ, मेरे बेटे आर्यन को वहाँ कौन देखेगा, मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकती। यहाँ पर तुम भी हो और इशिता और शलाका भी हैं, जिनकी मदद से वह अच्छे से पल रहा है। प्रांजलि, तुझे अपने पति के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम जहाँ नौकरी करती हो वहाँ अलग घर की व्यवस्था कर लोगी तो आर्यन की देखभाल के लिए तुम्हारी सास भी आ जाएगी और विवेक भी आता रहेगा। यहाँ आने में उन लोगों को झिझक होती होगी। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उनकी एक जमी जमाई गृहस्थी हो, उसका अपना परिवार उसके साथ हो। माँ, इन बातों को छोड़ो। मैं विवेक को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे वैसा कुछ भी नहीं सोचते जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं और मुझे उनसे। वे अपने मम्मी पापा के साथ खुश हैं और मैं अपने मम्मी पापा के। आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हें अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। प्रांजलि माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी पापा और इशिता शलाका के साथ उसे इस घर में जितनी खुशियाँ थी, सुविधा थी, उतनी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ उस पर काम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। रमा भी अपने और से ठीक कह रही थी। अब उनके अपने बेटे व्योमेश की गृहस्थी हो गई थी। ऐसे में इन सब के साथ उसकी पत्नी शिखा कभी कभी छोटी बातों को लेकर खींच जाती थी। इसी वजह से रमा बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे समझने को राजी नहीं थी। कुछ समय बाद शलाका ने एमए पास कर लिया था। रजत को बेटियों से कोई मतलब नहीं था। नाना और मामा ने अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दी। रजत अपनी बेटी की शादी में मेहमानों की तरह आया था। शलाका की ससुराल यहाँ से दूर रुद्रपुर में थी। अमरनाथ जी ने उन्हें शलाका की परिस्थिति पहले ही बता दी थी कि मायके के नाम पर उसका केवल ननिहाल ही था। साथ में अपने अनुभव की बात भी कह दी। हमारी शलाका पढ़ने में बहुत होशियार है, हो सके तो इसे नौकरी करने की छूट दे देना। इन दोनों बहनों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। आप चिंता न करें बाबूजी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। उन्होंने अपनी बात रखी और शादी के 4 साल बाद एक बच्चा हो जाने के बाद उसकी भी वहीं रुद्रपुर में अच्छी जगह नौकरी लग गई है। अपने पति श्रेय और परिवार के साथ बहुत खुश थी। मौसी के साथ रहते हुए उनकी निगरानी में इशिता भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसने भी एमएससी करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उसने कई कंपटीशन दिए और उसका एक जगह चयन भी हो गया। ट्रेनिंग के दौरान इशिता की मुलाकात अशरफ से हुई और उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना लिया। इशिता ने जब ये बात नाना नानी के सामने रखी तो थोड़ी देर के लिए वे परेशान हो गए। इशिता के तर्क और इच्छा के आगे उन्होंने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी। अमरनाथ जी बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अच्छा रहेगा कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो। ठीक है नाना जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है, रमा बोली। उसके मुंह से ये बात सुनकर सबको बड़ा अजीब लगा। वह आगे बोली, शादी के बाद इशिता इस घर में नहीं रह सकती, इसे अलग घर का प्रबंध करना होगा, तभी तुम खुश रह सकती हो। आप निश्चिंत रहें नानी, मैं आपके कहे का मतलब समझ गई हूँ। आपने उसका भी, हमने उसका भी प्रबंध कर लिया है। अशरफ ने एक घर पहले ही किराए पर ले लिया है। शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपना ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर करवा लूँगी जहां अशरफ रहते हैं। उसकी बात सुनकर नानी को बड़ा संतोष हुआ। उनके झुर्री भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे बोली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी नानी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। ज़िंदगी भर आपने हमारा बोझ उठाया है, आप और कितना बोझ उठाएंगी। बात इतनी ही नहीं है बेटी, मैं एक और प्रांजलि नहीं बनने देना चाहती जिसने कभी अपनी गृहस्थी की परवाह नहीं की। मुझे विवेक के बूढ़े माँ बाप पर हमेशा तरस आता था, जो कभी आर्यन के साथ रहने के लिए सोच भी नहीं सके।
प्रांजलि ने महज अपने स्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी मायके में गुजार दी। नौकरी की आड़ में वह जिम्मेदारी से भागती रही। उसने अपने पति के घर को कभी भी अपना नहीं समझा। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ नानी। अभी तो मेरे लिए यह नई शुरुआत है। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है इशिता। इतना कहकर नानी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। पता नहीं ये आंसू त्रिशला को याद करके बह रहे थे या फिर उसकी इतनी समझदार इशिता के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से थे। इशिता शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश थी। रमा के सिर से मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। पता नहीं उनके चले जाने के बाद ननिहाल में कोई उन्हें पूछता भी कि नहीं। यह बात भी उसे कोई समय से परेशान कर रही थी। बिन माँ की बेटियां इशिता और शलाका को अपने अपने घर में व्यवस्थित देखकर रमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।